तो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो मैंने बेसिकली सोचा था कि जितने भी हमारे पास चैप्टर्स होंगे ना, उन सभी चैप्टर का एक समरी दे दूंगा, साथ में क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। लेकिन जितने मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आप बस क्वेश्चन दे दो, दैट विल बी इनफ। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना इकोनॉमिक्स से इसका क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, उसका बेसिकली लाइन वाइज हर एक चैप्टर का देते रहूँगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट अपने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन आंसर जो कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी से है और बाकी जितनी भी अलग अलग बुक से है वहाँ से ली गए। सो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ढंग से करना, बहुत ध्यान से करना। इनके बाहर मेजरली कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, और बेसिकली पहले बता दूं कि मैं इस बार ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगा। मैं पर्टिकुलरली शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और यही क्वेश्चन आगे जाके लॉन्ग बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है। जो भी क्वेश्चन जैसे ही बनेगा सब कुछ बताता रहूंगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेना या फिर देख लेना कि मैं कौन सा क्वेश्चन किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट अपना जो इकोनॉमिक्स है इसको फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स होती क्या है और इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज है, सीरीज में सेक्शन है, यहाँ पे आता है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली हमारे चैप्टर में जो सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला है कि व्हाट डज प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस अराइज। बेसिकली हमारे पूरी इकोनॉमी में वो जो क्वेश्चन है, वो जो प्रॉब्लम है कि भाई क्या बनना चाहिए, वो कहाँ से आता है। तो बेसिकली इट अराइज बिकॉज द रिसोर्स आर स्केयर एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूज। बेसिकली हमारी इकोनॉमी में ना जितने लोगों को जो चीज़ चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है और इसीलिए उनको ऑल्टरनेट इस्तेमाल करना पड़ता है। सीधी बात है कि भैया अगर आपको एक लाख का आईफोन चाहिए लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 है तो 40,000 नहीं है। तो अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, उस कार है, इसका मतलब क्या करोगे कि आप आईफोन के बदले कोई ऑल्टरनेटिव फोन लोगे। तो दैट्स मीन क्या कि जब रिसोर्स ना हो तो रिसोर्स नहीं होने के कारण से हम कुछ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, since multiple goods can be produced from the same limited resource and an economy must choose exactly which good or service to prioritize। ठीक है, बेसिकली इसी कारण से हमारे पूरे इकोनॉमी में गुड्स बनता है और इसी के थ्रू हमारे बहुत सारे मल्टीपल गुड्स बनता है और हम लोग को चूज करना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद है व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस अराइज। अब बेसिकली दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है कि भैया ये जो प्रोड्यूस करना है वो कैसे करें, किस रीजन से करें, किस तरह से करें। ठीक है, अब सीधी बात है वो हमारे पास क्यों है। इट अराइज बिकॉज देयर आर ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी लेबर इंटेंसिव है जहाँ पे लेबर ज्यादा होता है मशीनों से। दूसरा हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव है जहाँ पे मशीन ज्यादा होता है लेबर से। और इसी कारण से ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि भैया कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। एक कंपनी जैसे अगर एग्जाम्पल चिंटू है और चिंटू को अगर बिजनेस करना है तो सोचेगा यार मैं क्या करूं, मैं लेबर इंटेंसिव करूं जहां पे मेरे कंपनी में ज्यादातर लेबर होगा, या फिर मैं अपने कंपनी में मशीन्स लगाऊं, कैपिटल इंटेंसिव करूं जहां पे मेरे कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मशीन्स होगा। अब दोनों के ड्रॉबैक्स हैं, दोनों का अलग अलग एडवांटेज है। ठीक है, जैसे अगर लेबर है तो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, वहीं पे परफेक्शन एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर मशीन है तो मशीन में टाइम कम लेगा लेकिन परफेक्ट ना भी हो सकता है। लेबर जो है वो कम अमाउंट में बेसिकली सैलरी जो है उनको देना पड़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। मशीन्स में क्या ना एक बार में धड़ से बहुत मशीन आएगा लेकिन आप पास सैलरी नहीं है। तो अलग अलग ड्रॉबैक्स भी है, अलग अलग एडवांटेज भी है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम अराइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, ये जो पार्ट है जो पीपीसी बोल देते हैं बहुत लोग, पीपीएफ बोल देते हैं, ये जो पार्ट है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पार्ट में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसको आप देखना प्लीज़। ठीक है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, इसको देखना। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। इनफैक्ट इस वाले पीडीएफ के भी नीचे है सारा चीज़ क्लियर है बाय डायग्राम। ठीक है, चलो सबसे पहले बोल रहा है व्हाई द पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। बेसिकली हमारा जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव क्यों होता है। सीधी बात है बिकॉज हमारा जो एमआरटी है वो इंक्रीजिंग होता है भाई। ठीक है, हमारा जो एमआरटी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर ये इंक्रीजिंग होता है, दैट्स कारण हमारा जो पीपीसी है वो कॉनकेव होता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या है, व्हाट इज द MRT। बेसिकली हमारा जो MRT है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ही होता क्या है। बेसिकली जब भी हम एक चीज को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं। बेसिकली जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि चिंटू के पास आइसक्रीम भी है और चिंटू के पास कोक भी है। अब चिंटू आइसक्रीम खाएगा या फिर कोक पिएगा, अब क्या होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या अगर चिंटू सोचेगा कि नहीं यार मुझे ना आइसक्रीम खाना है,
ठीक है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, वो बोलेगा बहुत बढ़िया बात है, जो कोक है वो नहीं पिएगा। लेकिन नेक्स्ट डे पे क्या होगा, वो बोलेगा नहीं यार आज ही मैं आइसक्रीम ही खाऊंगा, ठीक है, कोक नहीं पीऊंगा, मुझे कोक करने का मन नहीं कर रहा, कोक पीने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसे करके थर्ड डे पे आ गया, थर्ड डे बोलेगा यार मैं आइसक्रीम 2 दिन से खा रहा हूँ, अब मजा नहीं आ रहा, अब मुझे कोक पीना है, ठीक है, वो कोक पे जाएगा। इसका मतलब क्या, वो आइसक्रीम को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेसिकली टेबल होता है जहाँ पे हमें बताते हैं कि कितना हम सेक्रीफाइस करें, किसको हम कितना गेन करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक क्या बोलते हैं गुड है जिसके 4 कॉम्बिनेशन है। ये मान लो पहला दिन है, ये मान लो दूसरा दिन है, ये हमारे पास तीसरा और ये हमारे पास चौथा, ठीक है। पहले दिन में उसने x को खाया ही नहीं, वहीं पे y को 20 खाया, तो यहाँ पे हमारे पास MRT कुछ नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है। सेकेंड डे में उसने बोला कि यार मैंने x को ना खाया नहीं था तो मुझे खाना है, मुझे ना खाना है बिकॉज y को मैंने पहले खा लिया, तो y को मैं कम कर देता हूँ, y को मैं 20 से 18 कम कर देता हूँ और x को एक खा लेता हूँ, ठीक है, एक तो खा ही सकते हैं, ठीक है। उसने क्या कर दिया, हमारे y को सेक्रीफाइस किया और x को बढ़ा दिया। तीसरे दिन में बोलता है कि यार नहीं यार x जो है बढ़िया खाने में, ठीक है, x जो है वो बढ़िया है, y जो है ना उतना अच्छा नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने x का कंजम्पशन बढ़ा दिया और y का फिर से कम कर दिया। इसलिए क्या देख रहे हैं हम कि बेसिकली y जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है और जो x है वो गेन हो रहा है। तो बेसिकली MRT क्या है, MRT वो चीज है जो हमें बताती है कि किसी भी दो गुड्स के बीच में हम किसको ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, किसको ज्यादा गेन करते हैं, किसके बीच में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है या फिर कितना गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो डे 1 में तो कुछ नहीं है भैया, डे 2 में उसने 2 y को सेक्रीफाइस किया, एक x को गेन किया, यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइस वाला है और यहाँ पे हमारे पास गेन वाला है, ठीक है। हमने एक x को गेन किया, 2 y को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद नेक्स्ट डे में थर्ड डे में हमने 2 x को गेन किया, उसके बाद हमारे फोर्थ डे में 3 x को। तो बेसिकली ऐसे करते करते ना हमारा जो डाटा है वो आ जाता है। तो इसलिए MRT हमारा सेक्रीफाइस बाई गेन दिखाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके फटाफट देख लो, ठीक है, छोटा कर दिया इसको, देख लो फटाफट, फिर आगे चलता है। उसके बाद हमारे पास ना कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि हमारे पास जो पॉजिटिव और नोमेनेटिव इकोनॉमिक है ये होता क्या है। बेसिकली हमारे पास 2 तरह के इकोनॉमिक आते हैं जो अपने बुक में पढ़ा है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होता है नोमेनेटिव इकोनॉमी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि एक्चुअली में होता है, ठीक है, एक्चुअली में जो हो रहा है, आप लोग जो डे टू डे लाइफ में देखते हो जो एक्चुअली में हैपनिंग है वो है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी। वहीं पे जो नोमेनेटिव है वो है जो कि होना चाहिए, सजेशन है कि भाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे चिंटू ने रास्ते में देखा कि जो गड्ढे हैं इंडियन रूट्स पे बढ़ चुके हैं, जो कि सच है। तो चिंटू ने रास्तों पर गड्ढे को देखा जो कि बढ़ चुके हैं, जो सच है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमी। अब चिंटू सोच रहा है कि यार गड्ढे ना कम होने चाहिए, गड्ढे कम होने चाहिए, ये जो गड्ढे कम होने चाहिए सजेशन, ये क्या है, नोमेनेटिव इकोनॉमी। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमी जो एक्चुअली में हो रहा है, नोमेनेटिव जो कि हमारा होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव जो कि एक्चुअली में सॉल्व है, एक्चुअली में होता है, नोमेनेटिव विच इज शुड बी सॉल्व जो कि होना चाहिए, ठीक है। स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ चॉइस टू, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा हम्बल करके काट दिया। स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, बेसिकली ये चीज क्या है या फिर ये कैसे टुगेदर एक साथ है। बेसिकली क्या बोल रहा है देखो, ट्रू स्कार्सिटी मींस रिसोर्स आर लिमिटेड कंपेयर टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो स्कार्सिटी है किसी भी चीज की कमी और चॉइस टू गो टुगेदर, बेसिकली हम ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं कि एक साथ जाते हैं, ऑब्वियसली जाते हैं, बिकॉज हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो ऑब्वियसली कम है और कम है इसीलिए हमें अपना जो ऑल्टरनेटिव है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही बोल रखा है कि स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्स, बेसिकली हमारा स्कार्सिटी इसका मतलब होता है रिसोर्स लिमिटेड है और इसको रिसोर्स लिमिटेड किसके लिए है, हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। बेसिकली हमारे जो इंसान है ना, इंसान की चाहत कम नहीं होती और इंसान की चाहत कम नहीं होती बट रिसोर्स तो कम है, ठीक है। तो रिसोर्स कम है और चाहत बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से कमी दिखाता है। एक इंसान चाहता है कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड हो और लड़के का एक ही गर्लफ्रेंड है। तो बेसिकली हमारा जो लड़का है वो क्या चाहता है, उसकी वांट क्या है, 2 गर्लफ्रेंड, लेकिन है कितनी, एक। तो बेसिकली एक की स्कार्सिटी हो गई ना। तो बेसिकली हमारे पास जब स्कार्सिटी इसका मतलब होता है चीज़ों की कमी होना, ठीक है। बिकॉज वी कांट हैव एवरीथिंग we are forced to make choice, but how to best allocate those limited resource without scarcity, there would be no economic problem of choice। बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्स हो तो हमें सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सी चीज़ लेना है, ठीक है। मुझे
एप्पल खाना है या फिर मुझे ऑरेंज खाना है, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, मुझे कोक भी चाहिए। अब मुझे कोक भी पीना है या फिर मुझे आइसक्रीम भी खाना है, मुझे क्या है, मुझे चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो स्कार्सिटी जो है ना वो हमारे इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज देख लेना, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद है कैलकुलेशन। बेसिकली हमारे पास दो गुड्स है, गुड्स वाई, गुड्स एक्स, और हमारे पास एमआरटी दे रखा है। सीधी बात है कि पहले दिन में बंदे ने एक्स को टेस्ट ही नहीं किया। एग्जाम्पल एक्स जो है वो हमारे पास एप्पल है और ये बन जा भाई, और जो वाई है वो मान लेते हमारे पास है चॉकलेट, ठीक है। वाई जो है चॉकलेट है, ठीक है। अब पहले दिन में उसने बोला यार एप्पल कौन कहता है, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट बढ़िया है, चॉकलेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसने चॉकलेट खा लिया। दूसरे दिन में आया, उसने बोला यार नहीं यार, चॉकलेट खाने से, ज़्यादा चॉकलेट खाने से ना पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उसने चॉकलेट का कंजम्पशन देखो कम कर दिया, लेकिन वहीं पे उसने एप्पल कंजम्पशन बढ़ा। उसने बोला यार नहीं, मीठा तो एप्पल भी होता है, तो मीठा ही खाना है तो एप्पल खाओ। तीसरे दिन में बोला यार मैं चॉकलेट अब नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट के साथ ना दांत भी सड़ रहे भाई, दांत भी सड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे एप्पल खाने से मेरा सेहत थोड़ा तो बिगड़ा, थोड़ा तो अच्छा हुआ है, बिगड़ा नहीं है, थोड़ा अच्छा हुआ, तो एप्पल कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो बेसिकली इसका हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, चॉकलेट कंजम्पशन बढ़ रहा है और एप्पल कम रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सेक्रीफाइस, ये आ गया हमारे पास गेन, ठीक है, ये गेन। अच्छा हमेशा याद रखना कि हम जब एमआरटी करते हैं ना, सो एमआरटी में हम डेल्टा, ये देख रहे हो ना डेल्टा, ये डेल्टा के हिसाब से करते हैं। आप लोगों को डेल्टा मतलब पता ही होगा क्या होता है। डेल्टा मतलब होता है भैया चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल है पर लिख देते हैं। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो बेसिकली हमारा जब 16 था तो कोई भी चेंज नहीं किया, बिकॉज उसके ऊपर कोई डिफरेंस हमारा है नहीं, उसका तो कोई यूनिट नहीं है। लेकिन उसके बाद 16 से जब 12 हो गया तो चेंज कितना है, 4 का चेंज है, विच इज डेल्टा। फिर 12 से जब 8 हो गया तो कितना चेंज है भैया, 4 का चेंज है, विच इज फिर से 8 से 4, 4 का चेंज है, 4 से 0 है, 4 का चेंज है। तो हम चेंज दिखाएंगे, ठीक है। एमआरटी में गलती से भी ये जितने भी नंबर्स है ना, इनको मत लिख क्या ना भैया, इनको मत लिख क्या ना, पूरे मार्क्स मैम उड़ा के खा जाएगी। एमआरटी में हमेशा जो होगा वो चेंज को दिखाएगा, ठीक है। चाहे आप एक्स की बात करो कि हमारा एक्स कितना चेंज हो गया, हम आपकी एक्स की बात नहीं कर रहे, और एक है हमारे पास वाई कि वाई कितना चेंज हो गया, ठीक है। सो हमारे जो एक्स एंड वाई है उसमें चेंज दिखाते हैं एमआरटी, ठीक है जी। तो डेल्टा याद रखना प्लीज, भूलना मत, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, द एमआरटी इज कांस्टेंट एज 4y and 1x because the MRT is constant। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हर जगह पे 4y और 1x क्यों है, बिकॉज हमारे पास जो ये सेक्रीफाइस है वो भी हर जगह पे सेम है, ठीक है, हर जगह पे सेम है। इसका मतलब है कि अगर तुम x को देखोगे तो x भी हर जगह पे एक एक करके ही बढ़ रहा है, ठीक है, ये हर जगह पे एक एक ही बढ़ रहा है। वहीं पे अगर तुम y को देखोगे ये भी हर जगह पे 4 4 कम के ही कर रहा है, मतलब ये हर जगह पे 4 ही डिक्रीज हो रहा है, कम रहा है। इसलिए हमारा जो एमआरटी है वो हमेशा 4y and 1x ही रहने वाला है, ठीक है। पीपीएफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हमारे स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, बिकॉज वो हमारा कांस्टेंट है। जब हमारा जो क्या बोलते हैं एमआरटी है वो जब एक ही लाइन में, बेसिकली वो कांस्टेंट जब होता है तब हमारा जो कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। सीधी बात है, यहाँ पे हमारे पास 4 4 4 है, हर जगह पे कांस्टेंट है, इसलिए हमारा जो कर्व है वो भी नीचे की ओर सीधी और कांस्टेंट आएगा। अगर कुछ भी नंबर चेंज हो तो देनो कॉन्वेक्स कॉनकेव हो सकता था, ठीक है जी। चलिए आगे, उसके बाद हमारे पास आता है ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बोल रखा है भैया हमारा जो कर्व है, ये जो पीपीसी है, इस पीपीसी के बाहर, इस पीपीसी के अंदर, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, मैं सीधा भाषा में बताऊं। बेसिकली जो भी हमारा पॉइंट पीपीसी के अंदर होगा वो पॉइंट होगा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि हमारे रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम अगर पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट बनाए, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, कहीं भी हो, एक ऐसा पॉइंट जो कि कर्व के अंदर है, वो पॉइंट इसको बोला जाता है जहां पे हम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो रिसोर्स पड़ा हुआ है, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए बोल रखा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मेरे घर पे 4 एप्पल है लेकिन मैं खा सिर्फ एक ही को रहा हूं। मेरे घर पे 4 एप्पल है और खा मैं सिर्फ एक ही को रहा हूं, इसका मतलब वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। बात समझ आई। तो कर्व के अंदर वाला पॉइंट हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। अब कर्व के बाहर अगर कोई होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कहीं भी अगर बाहर कहीं भी अगर पॉइंट होगा ना, तो वो पॉइंट होगा अनअटेनेबल पॉइंट। बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। भाई मेरे घर पे 4 एप्पल है, मुझे खाने 6 है, मुझे खाने 8 है, मुझे खाने 10 है, भाई कहाँ से लाऊंगा।
तो बेसिकली जब भी पॉइंट के अंदर होगा इसका मतलब है मेरे रिसोर्स को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर पॉइंट के बाहर होगा इसका मतलब है कि मैं उसको और भी कंज्यूम करना चाहता हूं बट मेरे पास नहीं है ना, इसलिए इसको बोला गया अनअटेनेबल पॉइंट, जहां पर उसको अटेन नहीं कर सकते। अब हमारा जो कर्व है ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे कि हम अपने रिसोर्स को जितना है उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मेरे घर पे 4 एप्पल है, मैं 4 एप्पल खाऊंगा, मेरे घर पे अगर 5 है तो मैं 5 खाऊंगा, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 10 रुपए इस्तेमाल करूंगा, अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख इस्तेमाल करूंगा। तो जितना है उतना इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हम उतना इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इंग्लिश में क्या बतिया रखा है यहाँ पे, इनसाइड द कर्व सबसे पहले अनयूटिलाइजेशन, जहाँ पे कि हमारा जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास लेबर तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद ऑन द कर्व, ऑन द कर्व में फुल एंड एफिशिएंट अवेलेबल रिसोर्स, बेसिकली हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड फुल एफिशिएंट इस्तेमाल। थर्ड हमारे पास है आउटसाइड द कर्व, अगर कोई कर्व बाहर मतलब कर्व के बाहर अगर कोई डॉट हो उसका मतलब वो है अनअटेनेबल, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास वो चीज नहीं है। भाई अगर मुझे 1 लाख का फोन खरीदना है और मेरे पास अगर 50 या फिर 60,000 है तो मैं फोन नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा जो कर्व है मेरे इस कर्व पे सिर्फ 60,000 है और मेरी डिमांड जो है वो 1 लाख की है, इसका मतलब मैं उसको खरीद नहीं सकता, इसका मतलब वो अनअटेनेबल है, ठीक है। 40,000 का अगर फोन है तो मेरे पास 60 है, मैं खरीद सकता हूँ। तो जो चीज मैं कर सकता हूँ वो होगा हमारे कर्व के अंदर, जो परफेक्टली है वो हो रहा है हमारे पास फुल यूटिलाइजेशन विच इज ऑन द कर्व। कोई अगर बाहर है इसका मतलब मेरी औकात से बाहर है, भाई नहीं कर सकते यार, नोरा फतेही को हम अपनी बंदी नहीं बना सकते, वो अनअटेनेबल है। चलिए लास्ट है शायद इसे खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो अब बेसिकली हमारे पास थर्ड पॉइंट है शिफ्ट वीएस ऑपरेशन इनसाइड द पीपीएफ। बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट, मैसिव एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हमारे पास जो नौकरी है वो अगर खा गया कोई, ठीक है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट। हमारा जो पीपीएफ है, क्या पीपीएफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा जब सभी लोगों की जॉब चली जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, अगर हमारी इकोनॉमी में क्या बोलते हैं सबकी जो जॉब है, जो नौकरी है वो अगर चली जाए, तो क्या हमारी पीपीएफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें इसको ट्रू या फॉल्स बताना है। डिफेंड मतलब होता है कि भाई उसको बताओ कि सही है गलत है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, और रेफ्यूट मतलब होता है फॉल्स, रॉन्ग की नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिक्रीज द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अनएम्प्लॉयमेंट कमने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं कम होगा, ठीक है। बात को ढंग से समझो कि अगर एम्प्लॉयमेंट कम गया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो उसके आने पर भी हमारा प्रोडक्शन कम नहीं होगा। इट सिंपली मीन्स ह्यूमन रिसोर्स आर बीइंग वेस्टेड। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारा जो इंसान है वो खाली पीली वेस्ट जा रहे हैं, वो घर पे बैठे हैं, उनसे हम काम नहीं करवा पा रहे। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कर्व शिफ्ट होगा, बट इसका मतलब ये है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। द पीपीएफ डज नॉट शिफ्ट, रेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट एंड पॉइंट इनसाइड द एग्जिस्टिंग पीपीसी। बेसिकली क्या बोल रखा है कि हमारा अगर एम्प्लॉयमेंट आता है ना, तो हमारा जो पॉइंट इसका मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास इंसान तो है, हमारे पास इंसान तो है, लेकिन हम उनसे काम नहीं करवा रहे। इसका मतलब वो हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। हमारे पास 100 लोग हैं, लेकिन उन 100 लोगों में से हम सिर्फ 10 ही लोगों को काम करवा रहे हैं और बाकी 90 बैठे हैं। इसका मतलब क्या? वो होगा अंडर यूटिलाइजेशन। भाई बाकी 90 को काम कराओ, लेकिन नहीं करवा रहे, दैट्स कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। चलिए चलो जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट है फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी क्या है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। जैसे एग्जांपल मान लो कोई इंसान है और उसके पास ना 3 जॉब ऑफर्स आए, 1, 2 और 3, ठीक है। एक है हमारे पास 1 लाख पर मंथ का, वेरी गुड यार। एक है हमारे पास 80,000 पर मंथ, और एक है हमारे पास 70,000 पर मंथ, ठीक है। अब वो जो बंदा है वो बंदा ऑब्वियसली 1 लाख ही चूज करेगा कि भैया हाँ मुझे 1 लाख चूज करना है। लेकिन अगर बाई चांस उसको 1 लाख की जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? 80,000। तो हमारा जो 80,000 है वो बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसका नीचे वाला नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर 1 लाख का जॉब चला भी जाए तो उसके बाद मुझे 80,000 का जॉब मिल जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एमआरटी मैंने बता दिया, जब हम अपने एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एमआरटी। हम किसी को पाने के लिए किसी को खोते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एमआरटी, ठीक है जी बेटा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है,
एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन बट नॉट इनसाइड पीपीएफ डिफेंड और रिफूट। बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि हमारा जो इकोनॉमी है वो हमेशा प्रोडक्शन करता है लेकिन कभी भी अंदर नहीं करता पीपीएफ के। बेसिकली अगर हमारे पास पीपीएफ का ये कर्व है, ठीक है, रुको मैं दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास पीपीएफ का कर्व है तो इस पीपीएफ के कर्व के अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ इसी लाइन पे होता है, ठीक है। इसको सही गलत कुछ तो बताओ भैया, ठीक है, क्या है इसका मतलब होता है रिफ्यूटेड। द इकोनॉमी ओनली ऑपरेट ऑन द पीपीएफ इफ द रिसोर्स आर फुल्ली एफिशिएंटली, ठीक है। बेसिकली ये जो बोला है ना, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि हमारा जो इकोनॉमी है क्या वो हमेशा पीपीएफ कर्व के ऊपर, जो हमारा पीपीएफ कर्व है क्या उसके ऊपर ही सारा का सारा प्रोडक्शन करता है, क्या अंदर नहीं करता? तो आंसर है नो। बेसिकली क्यों नो? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में हमेशा सारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अब अगर रिसोर्स लिमिटेड होंगे जो कि कम होंगे और अगर वांट्स अनलिमिटेड होगा जो कि ज़्यादा होगा, तो इस कारण से जो कर्व है वो तो मैच नहीं कर रहा और इसी कारण से हम हमेशा उतना रिसोर्स या उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एन इकोनॉमी ओनली ऑपरेट ऑन द पीपीएफ इफ द रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। In reality, due to inefficient or unemployment, an economy frequently operate inside the PPF। हमारे इकोनॉमी में हमेशा जितने भी लिमिटेड है वो फुल्ली नहीं होते, वो हमारे लिए एकदम कैपेसिटी वाले नहीं होते, वो हमारे लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं होते। इसी कारण से हमारा जो पीपीएफ है उसके अंदर भी कभी कभी प्रोडक्शन होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि भैया देखो सीधी बात है, कोई भी प्रोडक्शन अगर हमारी इकोनॉमी में हो रहा है तो क्या वो सिर्फ पीपीएफ कर्व के ऊपर हो रहा है? आंसर यस और नो? नो। हमारा पीपीएफ कर्व के ऊपर प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो एकदम फुल्ली हो, वो एफिशिएंटली हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कारण से हमारा जो प्रोडक्शन है वो कभी कभी पीपीएफ के अंदर वाले जगह पे भी होता है, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कभी कभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर भी होता है जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी बेटा। तो यही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में से बेसिकली अगर मैं बताऊँ ना तो ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें कि एमसीक्यू आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारे पास जो ग्राफ वाला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक कैलकुलेशन है, ये बेसिकली कुछ ही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नोमेनेटिव तो आता ही है, बेसिकली ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, ये आता ही है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ठीक है, जो कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शायद क्वेश्चन यहाँ पे बना नहीं है, शायद यहाँ पे दिया नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं जो ये क्वेश्चन ना ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको प्लीज पढ़ लेना, दैट्स विल बी ना, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारे पास सारे जो मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर से आने वाले यही है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इनको कर लोगे ना तो आपका जो भी क्या बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर है वो आपका डन हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर में लाऊंगा और सेकंड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बिकॉज उसमें बजट लाइन भी होगा, उसमें हमारे पास अलग अलग कर्व्स भी होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैंने सोचा है कि अपना जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसको लाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से करो और क्वेश्चन देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना जो एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना जो एग्जाम है उसे फोड़ देना, तोड़ देना और आंसर शीट को फाड़ देना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।